नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। गतिमान आवेश व चुंबकत्व या यूं कह दें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर को हम पूरा कर चुके। पिछले लेक्चर में इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसका एक पार्ट काफी मतलब शुरुआती पार्ट जो है 30% करीब थ्योरेटिकल है और स्थिर विद्युत्की से मैच करता है। मैंने आपसे जब पिछला चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक बात कही थी कि मैं कुछ चुंबक के बारे में आपको समझाऊंगा। वो मैं इसी चैप्टर में बताऊंगा कि मैंने आपसे क्या कहा था, याद भी दिलवाऊंगा और मैं उस बात को अब क्यों कहूंगा। यहां पर मूलतः हम दंड चुंबक स्टार्टिंग है ना। इस चैप्टर में अपन 3 पार्ट में अगर इस चैप्टर को बांटे तो पहला पार्ट तो इसका दंड चुंबक पर कंसंट्रेट है। सेकंड पार्ट में आप थोड़ा अर्थ यानी पृथ्वी के चुंबकत्व की बात कर लो और थर्ड जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा सा वापस उसमें दंड चुंबक से संबंधित परिभाषाएं जाएंगी और फिर कुछ जो पदार्थ के आंतरिक गुण होते हैं जो चुंबकत्व के लिए पदार्थ को प्रेरित करते हैं, उनके संदर्भ में बात आ जाएगी। तो ये चैप्टर कमोबेश 3 पार्ट में बटा हुआ है। अब अपन पहला पार्ट पढ़ने लगे जो दंड चुंबक पर कंसंट्रेट है। अब मैं जो बता रहा हूं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए तो आप स्थिर विद्युत्की और ये वाला चैप्टर का प्रारंभिक भाग 20-30% भाग में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपने स्थिर विद्युत्की पढ़ी रखी है। उसी की कॉपियां आएगी, ऐसा कैसा है ना, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा शुरुआती पार्ट में। जो मैं 20-30% बार बार आपसे कह रहा हूं कि उस पार्ट में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि वो स्थिर विद्युत्की से मिलता जुलता है। अब ये मिलता जुलता है तो मैं आपको शुरुआत में पहले मैचिंग दिखा देता हूं ताकि फिर ये चैप्टर थोड़ा सरलता से चलने लगे, आसानी से चलने लगे, है ना। मैचिंग दिखाता हूं मैं आपको। मैचिंग में आपको देखो, एक तरफ आप स्थिर विद्युत्की है ना, बड़े ध्यान से समझना, हो सकता है शुरू में आपके चैप्टर पकड़ में आ जाए। ये तो हम पढ़ चुके। और सेकंड जो पार्ट है वह है जिसको अपन पढ़ रहे हैं मूलतः चुंबक। और मैंने आपसे कह दिया कि हम चुंबक में भी जो हम कंसंट्रेट हैं शुरू में, वह कंसंट्रेट है दंड चुंबक पर। क्लियर सब। अब देखो, हर चीज वैसी की वैसी। वहां पर स्थिर विद्युत्की में आवेश Q एक क्षेत्र पैदा करता है। आवेश Q अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आवेश Q आवेश का एक प्रभाव दर्शाता है। क्लियर। इसी प्रकार चुंबक में स्मॉल m है जो आवेश की तुल्यता रखता है। इसे कहते हैं ध्रुव प्रबलता या ध्रुव प्राबल्यता, है ना। दोनों सेम है। स्थिर विद्युत्की में जो इंपॉर्टेंस आवेश की है, चुंबक में वो इंपॉर्टेंस ध्रुव प्रबलता की। यहां पे थोड़ा मात्रक वगैरह पे ध्यान रखना। इसका मात्रक है एम्पियर इंटू मीटर। मैं आपको सभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन मैं शुरू में ही आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप एक जो इसका 30% पार्ट पढ़ेंगे वो स्थिर विद्युत्की पढ़ेंगे। इससे मैं ऐसा कर रहा हूं, है ना। वहां पर आप चार्ज पॉजिटिव लिखते थे,
यहां पर उसकी जगह उत्तरी ध्रुव N लिखेंगे। वहां नेगेटिव चार्ज हुआ करता था, या उसकी जगह दक्षिणी ध्रुव लिखेंगे। कैसे साहब? जैसे मान लो ये आपने द्विध्रुव दिखाया है ना, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु और ये द्विध्रुव की कुल लंबाई। क्लियर? एग्जैक्टली देखो आप, वैसा का वैसा ही सेम। इधर माइनस से ये ध्रुव प्रबलता दिखा दी, आवेश की जगह तो क्या होगी? ध्रुव प्रबलता Q की जगह। ये माइनस से तो ये S, और ये प्लस Q है तो ये प्लस Q की जगह N। सेम, इसमें भी मिडिल पॉइंट होगा। बस ये है कि लंबाई अपन ने इसमें 2L रख दी ताकि दोनों के अंतर या दोनों में अंतर रखा जा सके। अगर मान लो दोनों में एक जैसी लेंथ रखेंगे तो अंतर रखना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए स्वाभाविक उसमें 2A इसमें 2L। और तो और देखो, इसको आप अक्षीय रेखा कहते हो, अक्ष कहते हो, है ना। देखो यहां पर ये भी अक्षी कहलाती है। मैं सब डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको वह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि साहब ये पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाऊंगा सब डिटेल में। लेकिन पहले मैं आपका कॉन्फिडेंस ग्रो कर देना चाहता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यार चीज नई आप नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। ये आपके लिए वहां पर निरक्ष या निरक्ष थी, यहां पर ये भी निरक्षीय चुंबकीय निरक्ष कहोगे आप। हर चीज सेम है, हर चीज। तो सब आपने देख लिया, Q की जगह मैंने M लिख दिया, माइनस की जगह S लिख दिया, प्लस की जगह N लिख दिया, है ना। इसका मतलब वहां का प्लस यहां का नॉर्थ पोल, वहां का माइनस यहां का साउथ पोल इक्वल है, ठीक है। अब सब जैसे मान लो आप कांस्टेंट वहां पर लिखते हो 1/ε0, यहां पर उसकी जगह लिखोगे आप μ0। यही वजह है कि वहां हमारा कांस्टेंट होता है 1/4πε0। अब 1/ε0 की जगह क्या रख दो आप? μ0। तो यहां का कांस्टेंट क्या हो जाएगा? μ0/4π। यानी वहां जहां जहां आपने 1/4πε0 रखा है यहां पर μ0/4π रख देना, क्योंकि 1/ε0 किसके समतुल्य है? μ0 के। चलो सब, वहां आप विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हो E से, यहां चुंबकीय क्षेत्र को आप दर्शाते हो B से। क्लियर? मेरे पास यहां इधर स्पेस है ना, इधर स्पेस है तो मैं यहां पर भी तुल्यता बता दूं, है ना। आपको मैच करके दिखा रहा हूं मैं। अब वहां आप लिखते थे E बराबर F/Q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां भी आप ऐसे ही लिखेंगे, B बराबर F/Q की जगह स्मॉल m, सेम। यानी वहां आप बल को लिख दिया करते थे F बराबर QE, यहां चुंबकीय बल को लिख देना F बराबर MB। सिमिलर, कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। बस वहां पर जहां Q लिखते थे यहां पर आपको Q की जगह M लिखना है, वहां E लिखते थे यहां B लिखना है, वहां 1/4πε0 लिखते थे यहां पर μ0/4π लिखना है, वहां माइनस लिखते थे यहां S लिखना है, वहां प्लस लिखते थे यहां N लिखना है। सब सेम है ना। जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी
1/4πε0 Q/r²। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने स्थिर वैद्युतिकी में लिखी। यहां पर देखो एकल ध्रुव, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सब पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में ही, लेकिन फिर भी है ना। अब एक अकेला चुंबकीय ध्रुव है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की था E की जगह B, 1/4πε0 की जगह वैसा कैसा μ0/4π, देख लो आप, Q की जगह m/r²। सेम, हर चीज सेम मिलेगी आपको, कोई अंतर मिलेगा ही नहीं दोनों में, है ना। बस कुछ चीजों को आप समझ लें। उसके बाद वहां पर आप लिखते थे P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या आप लिखते थे किसी एक आवेश की प्रबलता और उनके बीच विस्थापन का गुणनफल P बराबर Q × 2a। P की जगह यहां लिखना M, वहां P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P है तो निकाय द्विध्रुव होगा, और P नहीं है तो निकाय द्विध्रुव नहीं होगा। एग्जैक्टली अगर M है, M का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वो सेम नाम है, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M, उसी की तरह पहले लिख दूं मैं, Q की जगह क्या लिख दीजिए स्मॉल m, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या लिखी यहां पे 2l लिख दीजिए, है ना। P किसी के द्विध्रुव होने को दर्शाता है, एग्जैक्टली M किसी के चुंबक होने को दर्शाता है। M है तो निकाय चुंबक है, M नहीं तो निकाय चुंबक नहीं होगा। तो सेम इंपोर्टेंस है दोनों की, एक जैसी, दोनों का महत्व एक जैसा है, अंतर नहीं है महत्व में। एक मिनट, है ना, दोनों के महत्व सेम है वहां पे और यहां पे। अब देखो, और P सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस से प्लस Q की ओर अक्ष की दिशा में होती है, माइनस से प्लस की ओर अक्ष की दिशा में होती है। किसकी? P की दिशा। M भी सदिश राशि है, माइनस का मतलब S, प्लस का मतलब N। M की दिशा भी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में S से N की ओर ही होती है। ये P की दिशा और ये M की दिशा, मतलब डायरेक्शन भी दोनों की हूबहू है, सेम है, किसी प्रकार का कोई अंतर है ही नहीं, है ही नहीं कतई भी, है ना। चलो सब और देखें, मैं इधर आ जाऊं थोड़ा, है ना, स्पेस आपको दिख रहा होगा। वैसे मैं बीच में ये डिस्टिंग्विश करने वाली लाइन भी बना देता हूं, है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। बस मेरा उद्देश्य यही है कि मैं शुरू में ही आपको ये बता देना चाहता हूं कि स्थिर वैद्युतिकी और चुंबक यानी दंड चुंबक में बहुत ज्यादा समानता है। यानी अगर हम कुछ मान लो बीच में भूल भी जाते हैं तो हम उसकी कॉपी किससे कर दें? स्थिर वैद्युतिकी से कर दें। इसीलिए कंपैरिजन दिखा रहा हूं। अब जैसे मान लो द्विध्रुव की अक्ष पर, मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं सामने, थोड़ा सा इधर सरका लेता हूं, आपको कह ही रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। जैसे द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र है 1/4πε0 2p/r³, है ना। एग्जैक्टली अगर इसको सदिश रूप में लिखूं तो यह दिशा अक्ष की दिशा में है। अगर दंड चुंबक की अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर ये
ऐसे ये दंड चुंबक रखा, दंड चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र देखो वैसा का वैसा, वही बी की जगह ई की जगह बी, वही दंड चुंबक की अक्ष, ये अक्ष लिख दी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह म्यू 0/4 पाई, 2 पी की जगह कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब आर क्यूब, उसकी दिशा भी अक्ष की दिशा में होती है ना। हर चीज से मैं आपको अंतर देखने के लिए तरस जाओगे आप, है ना। निरक्ष पर देखें, निरक्ष पर है ना, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र 1/ε0 P अपॉन आर क्यूब आर कैप, ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर। अगर दंड चुंबक की निरक्ष पर देखें तो बी निरक्ष इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह म्यू 0/4 पाई, पी की जगह एम अपॉन आर क्यूब, दिशा दिशा यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको, अक्ष के विपरीत, इसको एक बार मिटा के क्लियर लिख देता हूं और आपको याद भी करा देता हूं ना। ये देखो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र अक्ष के विपरीत दिशा में होता है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष की दिशा में होती है, लेकिन निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष के अक्ष के विपरीत दिशा में। यहां भी आप ध्यान रखना सेम, वही माइनस आर के पे सेम है ना। यानी यहां पर अपन ने पढ़ा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष का 2 गुना, लेकिन दिशा विपरीत होती है, वो आर केप ये माइनस आर केप। एग्जैक्टली दंड चुंबक में भी आप देखेंगे तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का 2 गुना, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इन स्थितियों से समझ पा रहे होंगे कि हर चीज सेम है। मैं आपको समानता जितनी याद आती है उतनी बता रहा हूं, है ना। तो मैं इसको पेज को चेंज कर रहा हूं, क्यू की जगह एम, प्लस का मतलब चुंबक में एन, माइनस का मतलब चुंबक में एस, ये द्विध्रुव बना दिया, वहां उसकी कॉपी बन गया दंड चुंबक। 1/ε0 की जगह म्यू 0, इससे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह म्यू 0/4 पाई। कुछ सैंपल लिख के बता दीजिए, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, बी बराबर एफ अपॉन एम, एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर एम बी। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ये लिख दिया अपन ने, ई बराबर 1/4 पाई ऐसा क्यू अपॉन आर, सेम वैसा का वैसा। यहां द्विध्रुव आघूर्ण पी किसी निकाय के द्विध्रुव होने को दर्शाता है, वहां चुंबकीय आघूर्ण एम किसी निकाय के चुंबक होने को दर्शाता है। ये आपके दिशा बता दी, पी की दिशा माइनस से प्लस की ओर अक्ष की अनुदिश, इसमें भी एस से एन की ओर अक्ष की अनुदिश। ये अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उसी की कॉपी करके बता दिए। अभी और भी आपको मैं सामने ला देता हूं, फिर ये चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं, है ना। अब जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं स्थिर वैद्युतिकी में टो बराबर P क्रॉस E, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यहां भी सेम है। टो बराबर P की जगह M और E की जगह B, सेम, कहीं कोई किसी प्रकार का अंतर है ही नहीं। वो कहो P की जगह M आ गया, E की जगह B आ गया। यहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण है ना, वहां एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण है। ऐसे ही आप जैसे मान लीजिए कूलॉम लॉ लिखते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर भी 2 एकल
या दो दंड चुंबकों के ध्रुवों के मध्य बल लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह 0 की जगह μ0/4 पाई। Q1 Q2 की जगह ध्रुव प्रबलताओं का गुणा, दो अलग अलग चुंबक हैं उनकी ध्रुव प्रबलता लिख दी और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। आप द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा लिखते हैं माइनस P.E यानी P कोस थीटा, यहां भी सेम लिखेंगे माइनस M.B। क्लियर? तो कहने का मतलब हर चीज वैसी की वैसी होगी जैसे आपने स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ी है ना। बस ये थोड़ा सा इधर साइड में हल्का सा ये कंजस्टेड हो गया होगा क्योंकि ये फैल गया था, ठीक है। पर मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो रहा होगा पूरा का पूरा सीन। तो मैं आपसे यही कहने वाला था। अब जैसे और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूं, अभी तो ठीक है जो मुझको जहन में आती है, ध्यान में आती है, मैंने वो लिख दी है ना। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो शामिल हों, है ना, बीच में, लेकिन अब हमें अभी याद नहीं आ रहे हो, है ना। तो बस आपको तो मुख्य ध्यान ये रखना है, स्मॉल q ध्रुव प्राबल्यता की जगह है ना, और उसके अलावा कैपिटल M विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जगह यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ना। E की जगह B है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह μ0/4 पाई है। तो साहब अगर आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी भी कई बार डायरेक्ट लिख देगी कि आप इससे विद्युतिकी से इसको एज इट इज उतार दीजिए। तो साहब ये बिगिनिंग में मैंने आपको कुछ कंपैरिजन करके दिखा दिया है ना। थोड़ा सा बस मेरे को अफसोस इस बात का हो रहा है कि ये वाला पार्ट थोड़ा कंजस्टेड हो गया, एडजस्ट कर लेना है ना। मैंने इतनी स्पेस क्या था, मुझे पहले अनुमान नहीं था कि इधर इतनी स्पेस, इसको थोड़ा कंजस्टेड कर देता तो बड़ा शानदार वे में आ जाता और एक अच्छा सुंदर लगता। चलो खैर कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है क्लियर तो ऐसी कोई खास बात नहीं होगी, है ना। चलो अब अपन और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अब जितनी याद आई अपन ने उनको लिखा है ना, ये समझाने के लिए कि भाई हमें कॉपी वहीं से ही करनी है। अब आपको एक एक बात बारीकी से समझाई जाएगी। थोड़ा सा चैप्टर थ्योरिटिकल है, इससे आप बोर मत होना, है ना। अब आ जाइए साहब, सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक है ना, ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको, ऐसा नहीं है कि वो जो आपको समझा दे तो पढ़ाएंगे, सब चीजें। प्राकृतिक चुंबक, मैग्नीशिया एक प्रांत है एशिया माइनर में ना। मैग्नीशिया प्रांत में खनिज के रूप में पाए जाने वाले लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड Fe3O4 है ना, लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड है, लेकिन ये मिला कहां? मैग्नीशिया प्रांत में। तो इस लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड Fe3O4, जिससे आप केमिस्ट्री में मैग्नेटाइट कहते हो, को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, है ना। दोबारा सुने, मैग्नीशिया प्रांत में, जो एशिया माइनर का प्रांत है, मैग्नीशिया प्रांत में खनिज के रूप में पाए जाने वाले लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड Fe3O4 अर्थात मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इस पदार्थ के द्वारा निकल, कोबाल्ट, फेरिक आदि को आकर्षित करने का गुण मैग्नेटिज्म कहलाता है, जिसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? चुंबकत्व। तो ये निकल, कोबाल्ट, फेरिक आदि को अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्ट करने वाले गुण को चुंबकत्व, और अगर
इंग्लिश में बोले तो मैग्नेटिज्म कहते हैं, और इसका पदार्थ का शुद्ध रूप चुंबक यानी मैग्नेट कहलाता है। तो पदार्थ के शुद्ध रूप को चुंबक यानी मैग्नेट कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह महत्वहीन है, इसका कोई महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण अनियमित आकार, इसका आकार नियमित नहीं है, और हमें जहां भी चाहिए वह नियमित आकार चाहिए। दूसरा कारण क्षीण चुंबकत्व, इसका चुंबकत्व भी बहुत क्षीण है, जो हमारे काम का नहीं है। अब मैं आपको सुनाता हूं कि जब मैं आपको वो वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, तो मैं आपसे कह रहा था कि आप वास्तव में अपने जीवन में प्राकृतिक चुंबक पढ़ते ही नहीं हो। यह बात वहां कहना चाहता था मैं, जो अब मैं सुना। ये देखो, मैंने प्राकृतिक चुंबक स्टार्ट किया और एंड भी कर दिया। मैंने कह दिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वहीन है, क्योंकि इसका आकार अनियमित है और इसका चुंबकत्व क्षीण है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। इसका मतलब यह हुआ कि आज तक आपने जो भी चुंबक देखा है, जो भी, वह कृत्रिम चुंबक ही है। प्राकृतिक तो आपके सामने लेबोरेटरी में आया हो या कभी आया हो तो आया हो, वरना आपने आज तक जो चुंबक आपकी आंखों के सामने से गुजरे हैं वो सारे चुंबक कृत्रिम हैं, प्राकृतिक नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक चुंबक का तो कोई उपयोग है ही नहीं। क्लियर साहब? तो ये बात मैं कहना चाहता था। अब कृत्रिम चुंबक है, तो कृत्रिम में आपने अगर याद हो तो पिछले चैप्टर में धारा से उत्पन्न चुंबक पढ़ा। धारा से जो उत्पन्न है वो कृत्रिम ही है। क्लियर? अब आप यहां क्या पढ़ोगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बस आप पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब आ जाइए साहब, आर्टिफिशियल चुंबक, कृत्रिम चुंबक। अभी मैं सब समझा दूंगा साहब आपको, बस आप फोकस रहें थोड़ा सा, है ना। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि यार आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। अब देखो, कृत्रिम चुंबक, जैसे मान लो आपने धारावाही परिनालिका पढ़ी, है ना। ये सब ऐसी परिनालिका जिसमें धारा प्रवाहित हो। अब आप जानते हैं धारा प्रवाहित करते ही अंदर की ओर अक्ष की दिशा में एक समान व प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इसमें अगर आपने किसी लोहे की या चुंबकीय पदार्थ की छड़ को रख दिया तो स्वाभाविक पदार्थ किस में रखी है, या ये पदार्थ किस में रखा गया है, तो आप कहेंगे ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। अब ये पदार्थ, मैं इसको थोड़ा सा यूं हाईलाइट कर दूंगा। ये पदार्थ आपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, चुंबकीय पदार्थ है, लोहे का मान लो आप। परिनालिका में आपने धारा प्रवाहित कर दी, धारा प्रवाहित करते ही परिनालिका में अक्ष की दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो अपन ने पिछले चैप्टर में कैलकुलेट कर लिया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के कारण ये छड़ चुंबकित हो जाएगी। इस प्रकार से निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब आप समझो बात को, अगर आप थोड़ा सा इसको रुक के ध्यान से सुनना। पिछले चैप्टर में हमने धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, या धारा से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गणना की। उसमें परिनालिका भी आ गई, टॉरॉइड भी आ गया,
वृत्ताकार कुंडली भी आ गई, सीधा लंबा चालक भी आ गया, अनंत लंबाई का तार भी आ गया। वहां हमने देख लिया सब धारा प्रवाहित करने से चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, पढ़ा। ठीक है सब। अब जैसे आपने परिनालिका पढ़ी, परिनालिका में आपने लोहे की छड़ रख दी, जैसे मैंने रख के दिखा रहा हूं। ये चुंबकित हो चुकी, इसको अपन कहेंगे दंड चुंबक। इसको क्या बोल देंगे अपन? दंड चुंबक। अब ये दंड चुंबक में क्या क्या प्रॉपर्टी क्रिएट हुई? ये दंड चुंबक भी तो दूसरी लोहे की वस्तुओं को चुंबक बना देगा। कैसे बनाएगा? इसके पास क्या चीज आ चुकी है, कौन सी भौतिक राशियां आ चुकी हैं जो लोहे के समय इसके पास नहीं थी और चुंबक बनने पर इसमें विकसित हो जाती हैं। फिर ये दूसरों को कैसे चुंबकित कर देगा और दूसरे पर इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? अभी तक तो जो पढ़ा है वो धारा का पढ़ा है, पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, अभी तक हमने आज तक ही नहीं पढ़ा। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि धारा जिन्हें चुंबक बना देती है उनके अंदर कौन कौन से विकास होता है, कौन कौन सी भौतिक राशि विकसित होती है, वो कैसे दूसरे को अफेक्ट करते हैं, वो भी दूसरे को चुंबक बना देते हैं, वह भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो दूसरे को कैसे चुंबकित कर देते हैं, इन्हें कौन सी राशियों का विकास होता है ताकि ये चुंबक बन जाते हैं, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में धारा से संबंधित चुंबक नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन पढ़ा तो यहां भी कृत्रिम ही जाएगा। और पिछले चैप्टर में भी आपने कृत्रिम चुंबक ही पढ़ा है, आपने अपने जीवन में कभी प्राकृतिक चुंबक पढ़ा ही नहीं है। यह मैं आपको उस समय समझाना चाहता था, लेकिन उस समय आप नहीं समझ पाते। अब आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में भी कृत्रिम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब वस्तु पढ़ रहे हैं, अब चुंबकित सब्सटेंस पढ़ रहे हैं, चुंबकित वस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। अभी तक तो चुंबक धारा से पैदा कर रहे थे, अब उसको पैदा करके किसी वस्तु को हमने चुंबक बना दिया, अब वो चुंबक पढ़ रहे हैं जो वस्तु में बन चुका है ना। तो सब धारावाही परिनालिका में चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है जो चुंबक में कन्वर्ट होता हो। चुंबकीय पदार्थ का मतलब ये नहीं होता जो चुंबकित है, नहीं। चुंबकीय पदार्थ आप लोहे को चुंबकीय पदार्थ कहोगे क्योंकि लोहा चुंबक में कन्वर्ट हो सकता है, तो जो चुंबक में रूपांतरित हो सकते हैं उनको कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ का मतलब चुंबक में रूपांतरित हो सकने वाले पदार्थ, न कि चुंबक, है ना। तो धारावाही परिनालिका में हम चुंबकीय पदार्थ को रख दें या चुंबकीय पदार्थ को रखें तो परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार निर्मित या इस प्रकार मानव निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृत्रिम चुंबक महत्वपूर्ण है। उसका कारण है क्योंकि आप खुद बना रहे हो। तो किससे महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि कृत्रिम चुंबक का चुंबकत्व नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरी बात इसके आकार को नियमित किया जा सकता है। ये दोनों चीजें अपन प्राकृतिक में नहीं कर पा रहे थे। तो कृत्रिम चुंबक के आकार नियमित हो सकते हैं और कृत्रिम चुंबक का चुंबकत्व नियंत्रित हो सकता है ना साहब। तो सब अब जो भी पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में कृत्रिम ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब कृत्रिम चुंबक के दो प्रकार हैं। ए स्थायी चुंबक। कृत्रिम चुंबक के दो प्रकार में, पहला स्थायी चुंबक, स्टील है, स्टील को आप इस्पात कह दो, है ना। इसके अलावा एल्निको है। अब आप कहेंगे ये एल्निको क्या बला है,
तो एल निको को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का मिश्रण। ऐसे कुछ पदार्थ हैं, जैसे मैंने लिखे इस्पात है, स्टील है ना, इसके अलावा एल निको आदि। इन पदार्थों को जब हम धारावाही परिनालिका या किसी में भी रखकर चुंबकित करते हैं तो इन पदार्थों में जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे सरलता से नष्ट करना संभव नहीं है। यानी वो चुंबकत्व इनके अंदर स्टेबल हो जाता है। जैसे मान लो एक लोहे को आपने चुंबक में रूपांतरित किया, अब आप चाहो कि इस लोहे को वापस सामान्य लोहा बना दें, वो बड़ा मुश्किल काम है। होगा तो सब, होता तो सब है, लेकिन आसानी से नहीं होगा। तो सब इस्पात, एल निको आदि पदार्थों को जब हम चुंबकित कर देते हैं तो इन पदार्थों में चुंबकत्व का लंबे समय तक ठहराव हो जाता है, अर्थात इनके चुंबकत्व को सरलता से नष्ट करना संभव नहीं होता है। इस प्रकार के चुंबक स्थायी चुंबक कहलाते हैं। अगर आप देखें तो स्थायी चुंबक भी कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। स्थायी चुंबक का आप कहां उपयोग कर सकते हो? तो स्थायी चुंबक का आप उपयोग जैसे स्पीकर के पीछे किया जाता है। स्थायी चुंबक का उपयोग आप गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी में कर सकते हो। गैल्वेनोमीटर है ना, चलो बोल ही दिया मैंने, समझ जाएंगे। गैल्वेनोमीटर है ना, जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं उनमें छोटी छोटी मोटर लगी होती है, छोटी मोटर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्थायी चुंबक का इस्तेमाल करना, उपयोग करना सीमित है। कोई ऐसा नहीं है कि स्थायी चुंबक आप धड़ल्ले से कहीं भी काम ले सकते हो, नहीं नहीं नहीं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो स्थायी चुंबक भी काम का तो है, पर बहुत ज्यादा काम का नहीं है। इसके प्रचलित आकार है ना, फेमस शेप, प्रचलित आकार जो आपने देखे है ना, कौन कौन से सब, वो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, है ना। प्रचलित आकार, प्रचलित आकार में एक तो वही है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, एक तो है दंड चुंबक। हमारा शुरू का मैंने आपको बताया 30% जो फोकस है वो दंड चुंबक पर ही है साहब, है ना। इनिशियल हम दंड चुंबक से ही चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी जो बोल रहे हैं उसी के हिसाब से चला रखा है हमने। दूसरा इसका पॉपुलर आकार है चुंबकीय सुई, है ना। चुंबकीय सुई भी पॉपुलर है सब, बहुत जगह यूज होती है, स्वतंत्रता पूर्व घूम सकती है, इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। एक इसका बहुत पॉपुलर आकार जो अपन यूज कर चुके गैल्वेनोमीटर में, अवतलाकार चुंबक। ये सब स्थायी चुंबक थे, इनका हम यूज कर चुके हैं। ये जैसे मैंने आपको गैल्वेनोमीटर में दिखाया था, है ना। तो गैल्वेनोमीटर में जिसका यूज किया था ये इस तरह का एन और एस, ये अवतलाकार चुंबक था, है ना। कई जगह इसको गुड़नाल भी कहते हैं, लेकिन आप तो अवतलाकारी को, वही बेटर है। तो स्थायी चुंबक के उपयोग ज्यादा नहीं है स्पीकर में, गैल्वेनोमीटर में, छोटी मोटर में। इसके प्रचलित आकार में यह आकार है जिसमें हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दंड चुंबक, है ना, जो हमारे सबसे काम की चीज यहां पे यही लग रही है। अब आ जाओ साहब नेक्स्ट, बी। बी है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पंखा, कूलर, क्रेन, मिक्सी, सभी में एसी का यूज करते हैं। नाम से स्पष्ट है। ऐसे चुंबक को अस्थायी चुंबक कहेंगे जो तब तक ही या जिसमें तब तक ही चुंबकत्व प्रेक्षित होता हो जब तक कि चुंबकीय प्रभाव आरोपित किए जाएं, या यूं कह दें ऐसे चुंबक जो तब तक ही चुंबकित रहते हैं जब तक कि चुंबककारी बल कार्यरत हों। इस प्रकार के चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं, क्योंकि जैसे आप चुंबककारी बल हटा लोगे ये पदार्थ विचुंबकित हो जाते हैं, यानी इनमें चुंबक नहीं रहता है। नर्म लोहा इसका शानदार उदाहरण है। नर्म लोहा चुंबकित होता है, आप परिनालिका में रखो, उसे परिनालिका में रखोगे तो चुंबकित हो जाएगा। जैसे यहां बताया था मैंने आपको, धारा जब तक परिनालिका में प्रवाहित है, ये नर्म लोहा रखा है तो ये चुंबकित हो जाएगा, लेकिन जैसे ही धारा का प्रवाह बंद करोगे ये विचुंबकित हो जाएगा। तो नर्म लोहे में ये प्रॉपर्टी है। ऐसे ही परिनालिका है। अब परिनालिका और टोरॉइड दोनों के चुंबकत्व को अपन ने एक ही फॉर्मूले से लिखा है। अब देखो, यदि धारा I बराबर 0 तो B बराबर 0। ये लो, इसको कहेंगे विचुंबकन, यानी अब ये चुंबकित नहीं रही। तथा I इज नॉट इक्वल टू 0, धारा आपने प्रवाहित कर दी तो फिर B पैदा हो जाएगा, यानी B इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया? चुंबकित हो गया। इन्हें कहते हैं अस्थायी चुंबक, जो तब तक ही चुंबकित रहते हों जब तक कि चुंबककारी प्रभाव कार्यरत हों। जैसे चुंबककारी प्रभाव आप हटा लोगे, इनका चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है। इन्हें हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी मोटरों में इनका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल जो अपने मैंने बता दिए छोटी मोटरें, ये छोटी मोटरें क्या मतलब पंखा वगैरह, पंखा, कूलर, आपके पानी भरने का पंप, लिफ्ट वगैरह वगैरह वगैरह, उनमें सब जगह इसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब आ जाओ सब कृत्रिम चुंबक में हमें पहले स्थायी चुंबक का ये दंड चुंबक ये पढ़ना। ये चीजें आएंगी साहब, नर्म लोहा स्थायी चुंबक क्यों है, ये एंड में आएंगी, है ना। अभी तो सबको थ्योरेटिकली समझाना। अब आ जाइए दंड चुंबक के गुण, है ना साहब। अगला टॉपिक दंड चुंबक के गुण, है ना। मैं आपको ये बता दूं, सब थ्योरी है। टॉपिक लिखूंगा, समझाऊंगा, टॉपिक लिख नहीं पाऊंगा, मतलब टॉपिक का विस्तार नहीं लिख पाऊंगा। आप मेरे को ध्यान से बस सुनते जाना, हर डेप्थ बताऊंगा जितनी आप चाहोगे, है ना। दूसरी बात है कि ये जो लेक्चर होंगे इस चैप्टर के, ये पूर्ण टॉपिक होने पर ही खत्म होते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लो दंड चुंबक के गुण चालू कर दिए, अब हो सकता है आज 5 ही गुण पढ़ पाए, मान लो 10 गुण है सपोज, तो 10 गुण नहीं हो पाएंगे, 5 गुण पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो अन्य चैप्टर में तो हम ऐसा ही करते थे कि एक टॉपिक को एक लेवल पे लाकर और फिर एंड करें। इस चैप्टर में थोड़ा सा आप ध्यान रखना, थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी अच्छे से समझाई जाएगी। आपको जो भी शुरू में तुल्यता बताई थी ना आपको, ये स्टार्टिंग में, ये सारी तुल्यता को वापस मैनेज किया जाएगा, है ना। ये देखो आपको बताता हूं मैं, ये सुना दिया आपको, ये कंपैरिजन जो बताया था ना आपको, ये इधर मेरे को ये एक ही खराब लग रहा है बस, और तो सब फर्स्ट क्लास। ये सारा कंपैरिजन समझाया जाएगा। वो तो ये है कि शुरुआत में जैसे झिझक
मिट जाए और बच्चा समझने लगे कि मेरे को बेसिकली क्या पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा एक दौर चला देता है स्टार्टिंग में, है ना। अब चलो साहब, दंड चुंबक के गुण में मैं समझाते जाऊंगा। मैंने आपको कह दिया जहां 1 घंटा हो जाएगा आप भी थ्योरी को नहीं झेल पाओगे, बस मेरी बातों को सुने। मैं 2-2 बार बोलूंगा, लिखित में मेटेरियल नहीं मिलेगा, ये ऑडियो में मिलेगा आपको, है ना, क्लियर। और उसमें सुनाने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। उसमें यूं नहीं कि कोई को चुगल देता है। कई बार क्या होता है, टीचर को कोई बात पता नहीं होती, तो चुगलने की कोशिश करता है, उसको फास्ट बोल जाता है। ऐसा नहीं किया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में समझाया जाए, है ना। अब सब बारी बारी से गुण समझाता हूं मैं। सबसे पहले आकर्षण प्रवृत्ति, बोलूंगा डिटेल में साहब, है ना, हर चीज डिटेल में बोली जाएगी। आकर्षण प्रवृत्ति, दंड चुंबक की उपस्थिति से या दंड चुंबक के प्रभाव में निकल, कोबाल्ट, फेरिक आदि के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो लघु चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। यानी दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से निकल भी प्रभावित होता है, फेरिक भी प्रभावित होता है, कोबाल्ट भी प्रभावित होता है। इसीलिए अपन ने कहा कि निकल, कोबाल्ट, फेरिक आदि के सूक्ष्म कण लघु चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। जब इस दंड चुंबक को लोहे के बुरादे में डालकर निकालते हैं तो दंड चुंबक के सिरों पर एकत्रित बुरादे की मात्रा उसके मध्य भाग की तुलना में अधिक होती है। अब हिंट भी साथ के साथ दे रहे हैं, तो सब एकत्रित लोहे का बुरादे की मात्रा किनारों पर अधिक है और मध्य भाग में कम होती है। इसका मतलब किनारों पर प्रबल आकर्षण के केंद्र हैं जिन्हें चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। तो देखो क्या होता है, पढ़ाने का एक स्टाइल है। फालतू बैठे तो है नहीं अपन, आप फालतू नहीं हो, मैं भी फालतू नहीं हूं। एक चीज सुनाएंगे, उससे एक चीज बता देंगे। तो जैसे अपन ने कहा कि दंड चुंबक को लोहे के बुरादे में से डालकर निकाला जाए तो किनारों पर एकत्रित बुरादे की मात्रा मध्य भाग की तुलना में अधिक होती है। इसका मतलब किनारों पे कोई ऐसी चीज है जो मध्य में नहीं है। तो किनारों पर चुंबकत्व के केंद्रों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये चीज साथ में आती है। अगली बात, हर चीज से कोई ज्ञान मिलता जाएगा। दिशा निर्देशन है ना। दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित हो जाता है। जमीन पे रखोगे तो देखो जमीन पे तो फ्रिक्शन है, जमीन का घर्षण तो इसको घूमने नहीं देगा, लेकिन इसको एक डोरी से लटका दो। ये जैसे मान लो चुंबक है, इसको एक डोरी से लटका दो। अब लटका कर आप इसको किसी भी दिशा में घुमाओ, जैसे आप घुमा के छोड़ दोगे ये उत्तर दक्षिण दिशा में आ जाएगा। भले आप किसी भी दिशा में घुमा के छोड़ो या इसको खूब सारे बल दे के छोड़ दो, थोड़ी देर घूमता रहेगा, अंत में जब स्थिर अवस्था में आएगा तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित हो जाता है। यानी इसका एक सिरा उत्तर में चला जाता है और एक सिरा दक्षिण में चला जाता है। क्लियर? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में गया है उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव एन बोला गया, और चुंबक का जो सिरा दक्षिण दिशा में जाता है उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एस बोला गया। यहां पे ये बताने की चेष्टा है या कोशिश है कि चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों का नाम एन और एस कैसे पड़ा। तो अब आप समझ गए होंगे कि साहब
स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो सिरा उत्तर दिशा में जाता है उससे चुंबक का उत्तरी ध्रुव N कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा में जाता है उससे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव S कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है ना? अब मान लीजिए आपके पास कोई चुंबक में N और S लिख नहीं रहे, उस पर लिख नहीं रहे, तो आप उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो। वो उत्तर दक्षिण दिशा में सर है कि तो है, जो सिरा उसका उत्तर की ओर है आप समझ जाओ वो N है। तो नहीं लिख रहे हैं तो आप ऐसे समझ जाओ। चलो सब अगली बात है ना, युग्म में उपस्थिति है ना, दंड चुंबक को या चुंबक को, ये बात अब जो दंड चुंबक पढ़ रहे हैं पर कई बातें तो सबके लिए सत्य हैं। चुंबक में चुंबकीय ध्रुव N तथा S को किसी भी प्रक्रिया द्वारा पृथक करना संभव नहीं है। N तथा S सदैव एक साथ ही रहते हैं। ये बात हालांकि पिछले चैप्टर में भी प्रूव कर दी गई थी, आई भी थी, है ना, यहां पे दोबारा आ गई। तो साहब N तथा S को किसी भी प्रक्रिया द्वारा पृथक करना संभव नहीं। दंड चुंबक में दोनों साथ रहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए ध्रुव प्रबलता है ना या प्राबल्यता। देखो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हो सकता है आपको ध्यान नहीं रहा हो, है ना। ये देखो मैंने आपको जो स्टार्ट किया था वो यहीं से किया था, है ना। ये देखो यहीं से स्टार्ट, तो मैंने कहा था हर चीज पढ़ाई जाएगी आपको, है ना। ध्रुव प्रबलता, चुंबक के किसी सिरे द्वारा, कोई सा भी हो, है ना, N और S ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं, चुंबक के किसी सिरे द्वारा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता, पावर ऑफ अट्रैक्शन। तो चुंबक के किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। इसका मात्रक विशेष रूप से याद रखना, इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। ध्रुव प्रबलता काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यह विशेष रूप से याद है ना, जो इसके एंड सिरा है उनके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है ध्रुव प्रबलता। अगली बात है ना, शॉर्ट में तो जैसे मात्रक बोल दिया, है ना, मात्रक के बाद बोल दिया कि ध्रुव प्रबलता काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है ना। छोटी छोटी बातें अब लिखने तो बार बार क्या जाए। अगली बात, किसी दंड चुंबक के दोनों सिरों की ध्रुव प्रबलता सदैव समान होती है। यहां पे आप ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये एक दंड चुंबक है, यहां पे पोल है, यहां पे पोल है। अगर आपने इसकी ध्रुव प्रबलता M लिखी तो इसकी भी M ही लिखनी पड़ेगी। बाय द वे आप इसकी M1 बोलते हैं तो उसकी भी M1 ही बोलनी पड़ेगी। बाय द वे आप इनकी ध्रुव प्रबलता को M2 बोलते हैं तो उसको भी M2 ही बोलना पड़ेगा। तो सब एक चुंबक के दोनों सिरों की ध्रुव प्रबलता सदैव समान होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक की ध्रुव प्रबलता M1 और दूसरे की M2। अगर आप दो ध्रुव प्रबलताओं देख रहे हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने कहीं ये लिख भी रखा है तो मैं आपको वहां दिखाता हूं कि वहां लिखने का क्या अर्थ था। ये देखो यहां पे, ये यहां पे लिख रखा, ये यहां पे लिख, तो ये दो चुंबकों के मध्य, अगर आप इसको रिकॉर्डिंग को क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ी तो आप देखना मैंने दो चुंबक ही बोला था, M1 इंटू M2। तो M1 इंटू M2 इसका मतलब ये एक चुंबक नहीं है, ये दो चुंबक है ना। तो जो
उस चीज को दोबारा बताने से आपको भी थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो साहब किसी दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता सदैव समान होती है। क्लियर है ना। अब देखो कुछ विशेष बातें। दंड चुंबक को अगर हम काटे, है ना, काटने के आपके पास दो तरीके होंगे, जैसे लंबाई के लंबवत। अब यहां ध्यान से समझना थोड़ा सा ना, लंबाई के लंबवत, है ना। मैं चेंज कर लूं कलर। लंबाई के लंबवत आप काट रहे हैं। अब जैसे मान लो ये एक दंड चुंबक है, ये इसके ध्रुव हैं। अब लंबाई के लंबवत आप चाहें इसके 3 टुकड़े कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, लंबाई के लंबवत। अब इसके साथ आपने 3 टुकड़े किए, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा। ठीक है। लंबाई के लंबवत जब आप काट रहे हो तो स्वाभाविक है आप काट क्षेत्रफल को प्रभावित नहीं कर रहे हो, क्योंकि ध्रुव प्रबलता तो किस पर डिपेंड करती है, काट क्षेत्रफल पर। तो लंबाई के लंबवत आप इसके 50 टुकड़े कर दें, 100 कर दें, पर क्योंकि आप लंबाई के लंबवत टुकड़ा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है इसका काट क्षेत्रफल प्रभावित नहीं हो रहा, क्योंकि अपन ने पहले ही कहा कि ध्रुव प्रबलता काट क्षेत्रफल। तो आप समझ जाओ कि लंबाई के लंबवत कितने टुकड़े कर लें, ध्रुव प्रबलता अपरिवर्तित रहेगी, है ना। लेकिन अब देखो लंबाई की दिशा में, या यूं कह दें चौड़ाई के लंबवत। अब तो मेरे को बिल्कुल क्लियर बोलना पड़ेगा, 2 टुकड़े, है ना। ये देखो साहब, ये ध्रुव प्रबलता m, ये ध्रुव प्रबलता m। पेन चेंज कर लूं मैंने। अब जैसे मान लो इसके समान 2 टुकड़े कर दिए। अब सब समान बोलना पड़ेगा। अगर समान 2 टुकड़े कर दिए तो देखो एक टुकड़ा तो ये रहा, है ना, ये दूसरा टुकड़ा ये रहा। अब क्योंकि समान 2 टुकड़े किए तो काट क्षेत्रफल आधा आधा हो गया। काट क्षेत्रफल आधा आधा हो गया तो अब आप समझ जाना कि अब ध्रुव प्रबलता m/2 रह जाएगी, है ना। ये ध्यान रखना भी। लंबाई के लंबवत तो आप कितने टुकड़े कर दो और कर दो, लंबाई के लंबवत आप काटोगे तो ध्रुव प्रबलता अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन लंबाई की दिशा में काटोगे, यानी चौड़ाई के लंबवत काटोगे, अगर आपने समान 4 टुकड़े किए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव प्रबलता m/4 रह जाएगी, क्योंकि ध्रुव प्रबलता काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगर आपने समान 3 टुकड़े काटे लंबाई की दिशा में तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव प्रबलता m/3 रह जाएगी। अगर आपने समान 5 टुकड़े किए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव प्रबलता m/5 रह जाएगी। तो ये आप विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। अगली बात, है ना, बस अब 1-2 छोटी छोटी बातें वो आ चुकी इसलिए। चुंबकीय अक्ष व निरक्ष, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, इससे ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी। ये देखो ध्रुवों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, शुरू में बता देता है ना। ये देखो हर चीज वो, बस इसमें आज के लेक्चर में बार बार थोड़ा एंजॉय कर रहा हूं मैं भी, दिखा दिखा के, है ना, कि मैं ये सब चीजें पे देखो अक्ष, है ना, क्लियर। तो ये चीजें मैंने आपको शुरू में ही इंट्रोड्यूस कर दी, आप रिपीटेशन हो रहा आपका, ऐसे समझिए आप, है ना। और चुंबकीय अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा, इसको हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। क्लियर सब। ये चुंबकीय अक्ष और निरक्ष होगी, है ना। इसमें चुंबक की
प्रभावकारी लंबाई और लास्ट डाल देते हैं, है ना। फिर उसके बाद मैं इसी जगह यही जगह लूंगा, अगला पेज चेंज नहीं करूंगा सब, है ना भाई। इसमें आती है तो ठीक है, दिख जाएगी वैसे आपको। चुंबक की प्रभावी लंबाई या प्रभाव, एक मिनट, है ना, लास्ट ले लेते हैं आज बस। फिर उसके बाद नहीं, मैंने प्रभावकारी लंबाई, है ना, बस इसे 12 तो गुण में बता रहे, है ना। अब देखो यहाँ स्पेस है मेरे पास, स्पेस है तो चलो यहाँ देख लो, ये ऊपर दिख रहा है ना आपको। अब वैसे तो प्रभावकारी लंबाई कहते हैं चुंबकीय अक्ष की दिशा में ध्रुवों को मिलाने वाली या ध्रुवों के बीच की दूरी। देखो ध्यान से समझना, वैसे तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं चुंबकीय अक्ष के अनुदिश ध्रुवों के मध्य दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। क्लियर? अब इसका मतलब ये हुआ, चुंबक की अगर ज्यामितीय लंबाई देखो आप, तो चुंबक तो यहां से स्टार्ट होता है और यहां, तो इसको क्या बोलते हैं? ज्यामितीय लंबाई। इसका मतलब ये समझ में आता है कि चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 12 उसकी ज्यामितीय लंबाई से थोड़ी सी कम है, क्योंकि ध्रुव ठीक चुंबक की सतह पर नहीं होते बल्कि थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं। ये चुंबकीय ध्रुव देख रहे हो ना, पीले पीले डॉट से दिखा है, तो ये सरफेस पर नहीं होते, थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं। इसलिए चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई 12 है वो ज्यामितीय लंबाई की 5/6 होती है ना। यहाँ चलो नहीं भी लिखो तो समझ ही रहे हो। तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई ज्यामितीय लंबाई से थोड़ी सी कम, मतलब ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुना होती है। क्लियर? लेकिन आप ध्यान रखना, मैं या हम चुंबक की लंबाई को उसकी प्रभावकारी लंबाई लिखेंगे। अब क्योंकि इतने अल्प अंतर के चक्कर में हम कैलकुलेशन में उलझ जाएं, फिर वो फालतू के काम है। इससे ध्यान रखिएगा, अपन तो ज्यामितीय लंबाई को ही क्या लिखेंगे? प्रभावकारी लंबाई। तो इस पर प्रश्न नहीं उठने चाहिए। यहीं पे क्लियर कर दिया गया कि हालांकि ज्यामितीय लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, प्रभावकारी लंबाई थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि चुंबकीय ध्रुव थोड़े से अंदर होते हैं। लेकिन मैं जब कोई डेरिवेशन वगैरह करूंगा तो मैं तो चुंबक की लंबाई को ही 12 लिखूंगा, मतलब उसी को प्रभावी लंबाई कहूंगा। तो बच्चों ये कुछ गुण हो चुके, कुछ बाकी हैं, है ना। कंटिन्यूशन में रहेगा इस चैप्टर में। 1-2 लेक्चर में ऐसी दिक्कत होगी, आगे तो हम भी कोशिश करेंगे कि आज की बात आज ही खत्म हो जाए ताकि कल से, पर अब इसका तो शुरुआत है, इसमें तो थोड़ा सा आप मैनेज करो, है ना। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही, है ना। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।